हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 9 से चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेल साइज, सेल वॉल्यूम, जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो वो आज हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सेल साइज। सेल साइज क्या होता है? द साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स रेंज बिटवीन ब्रॉड लिमिट्स। सेल साइज क्या है? सेल का जो साइज होता है कि वो कितने माइक्रोमीटर्स हो सकता है। हम सेल के साइज को माइक्रोमीटर में काउंट करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है उसकी, इसीलिए उसे माइक्रोमीटर में काउंट करते हैं हम उसे। तो जो साइज होता है डिफरेंट सेल्स का, वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या फिर बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर विजिबल विद नेक्ड आई, यानी कि कुछ तो हमें ऐसे ही दिख जाते हैं नेक्ड आई से ही, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, और किसी मतलब नेक्ड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते, हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी उन्हें देखने के लिए। द साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटा सेल होता है उसका, तो उसका जो सेल की शुरुआत होती है, सेल के साइज की शुरुआत होती है, वो बैक्टीरिया से ही होती है, जो कि स्मॉल सेल होता है उसका 0.2 to 5.0 माइक्रोमीटर्स से। माइक्रोमीटर्स बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी, नेक्ड आई से दिखेगी ही नहीं। तो 0.2 to 5.0 ये बहुत माइन्यूट वैल्यू है। टू वेरी लार्ज सेल। लार्ज, अब इसमें सेल्स में सबसे लार्ज सेल किसका होगा? ऑस्ट्रिच का, जो कि 18 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि कितना छोटे सेल्स होते हैं, इससे ही पता चल रहा है कि कितने छोटे सेल होते हैं, कि सबसे बड़ा सेल है वही 18 सेंटीमीटर का है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूजुअली रेंज बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी रेंज होती है 1 से 10 तक के माइक्रोमीटर के बीच में। प्रोकैरियोटिक्स की, जिनके पास सिंगल सेल होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उनका। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? लार्ज होते हैं प्रोकैरियोटिक से, क्योंकि उनके अंदर तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होंगे और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, तो वो एकदम हायर जनरेशन वाले ट्रू टाइप के सेल्स हैं, तो इसीलिए उनका सेल भी लार्ज होगा, जो कि होगा 10 to 100 माइक्रोमीटर। यानी कि इससे बहुत डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 1 to 10 माइक्रोमीटर था और यहाँ पर 10 to 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में आएंगे। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है अभी तक जो हम जानते हैं, जितना हमने सेल्स को देखा है, वो नॉन ऑर्गेनिज्म में से सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्म का होता है, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर्स का होता है। 0.1, यानी कि यहाँ हमने देखा था ना सेल्स का साइज, जो बैक्टीरिया का सबसे स्मॉल साइज जो होता है वो 0.2 to 5.0 माइक्रोमीटर्स होता है। तो अब यहाँ इससे भी छोटा है ये 0.1 माइक्रोमीटर्स। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारे, जो हमने जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म है उनमें से। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो वॉल्यूम होता है सेल का वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि कोई चीज़ जब ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को, तो उसके अंदर वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो इसीलिए सेल का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, ज़्यादातर कांस्टेंट होगा कुछ सेल्स से, जैसे कि सेल टाइप पर डिपेंड करता है कि होता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है किससे? ऑर्गेनिज्म के साइज से। ऑर्गेनिज्म जो है उसका साइज कुछ भी हो, लेकिन उसके सेल का वॉल्यूम जो है वो उसके साइज के बराबर नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी भी सेल का अगर वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया 1 वॉल्यूम है उसका, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कितने साइज का है या फिर उस ऑर्गेनिज्म का टोटल मास क्या है, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करेगा ना कि कितने सेल है। वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना होगा। टोटल मास जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेल्स पे। सेल के कितने नंबर हैं? अगर एक सेल है तो सबसे छोटा होगा, और मल्टी सेल्यूलर है, वो बहुत सारे सेल हैं उसके अंदर, तो फिर वो बड़ा होगा। जैसे बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हम उसे। नेक्स्ट आते हैं सेल नंबर। सेल नंबर क्या होता है? द सेल नंबर इज मोस्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इनडेफिनिट।
इंडेफिनेट क्यों है? सेल नंबर जो है मल्टी सेलुलर में तो इंडेफिनेट ही होगा, क्योंकि वो तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, कितने भी सेल हो सकते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलर में तो हम कैसे ये डेफिनेट कर सकते हैं कि उसके अंदर इतने ही सेल होंगे या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने ही सेल होंगे, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो। इसीलिए जो नंबर ऑफ सेल है वो फिक्स्ड नहीं हो सकता कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ कुछ सम आ गया, तो सम का मतलब है कुछ तो ऐसे होते होंगे जिनमें फिक्स्ड होता है, तो जिनमें वो फिक्स्ड होता है वो दो ऑर्गेनिज्म हैं कि रोटिफर्स और नेमाटोड्स। ये दो ऑर्गेनिज्म ही हैं, इनमें मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर हैं लेकिन इनके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इसीलिए ये अलग हो गए थोड़े से, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारे हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर काउंटेड सेल है, फिक्स्ड सेल है, इतने ही रहेंगे या इतने ही होंगे, तो इसीलिए ये फिक्स्ड वाले हो गए रोटिफर्स और नेमाटोड्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल किस पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पीछे वाली सेल वॉल्यूम स्लाइड में पढ़ा था कि जो सेल वॉल्यूम है वो डिपेंड नहीं करता साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर, तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड करेगा? सेल नंबर पर। सेल नंबर कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना होगा। अगर छोटा सा बैक्टीरिया का पास एक ही सेल है, जैसे अमीबा ले लेते हैं, अमीबा के पास सिर्फ एक ही सेल होता है, इसीलिए वो बहुत छोटा होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ले लेते हैं टाइगर को, तो वो बड़ा होता है। तो ये उनके अंदर का डिफरेंस है कि अगर मल्टी सिंगल सेल है तो वो स्मॉल होगा, मल्टी सेलुलर है तो वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये उनके सेल नंबर पर डिपेंड कर रहा है कि उनका साइज कैसा होगा। द नंबर ऑफ सेल इज एस्टिमेटेड टू बी एट अबाउट 100 ट्रिलियंस, यानी कि जो नंबर ऑफ सेल हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं, हमने एवरेजन लगा लिए, कहाँ तक हो सकते हैं? 100 ट्रिलियन हो सकते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब है 10 टू दी पावर 14 सेल्स आर प्रेजेंट। हमने अब एवरेज लगाया है, कंफर्म नहीं है कि यही होते हैं, अबाउट, यानी कि हमने एवरेज लगा लिया कि इतने हो सकते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेल नंबर में सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर होंगे उनमें तो एक ही सेल होगा, तो उनमें तो नंबर ऑफ सेल का तो कोई पर्पस ही नहीं हुआ। एक सेल है तो वो तो एक ही रहेगा, वो कोई डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड भी होगा तो रिप्रोडक्शन कर देगा, वो तो नया ही ऑर्गेनिज्म बना लेगा, तो वो तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना, वो तो एक ही रहेगा। जब तक वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है तब तक वो सेल एक ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, ये डायग्राम है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। इससे हम पता करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं वर्क करने के लिए। जैसे यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है ये, जो इनको फूड की स्टोरेज में, स्टार्च को बनाने में इनमें हेल्प कर रहा है। जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या कर रहा है? एनिमल सेल में भी है ये, तो एनिमल सेल में क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया फूड बना रहा है, इसमें भी एटीपी रिलीज हो रही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? उसी फूड को स्टोर कर रहा है स्टार्च की फॉर्म में, और जब रात हो जाती है, सनलाइट नहीं होती है, तो उसे प्लांट के न्यूक्लियस के पास, जैसे ही उसके पास सिग्नल आते हैं वो भेज देता है। तो ये स्टोरेज का काम कर रहा है क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही फूड बना रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कॉमन फैक्टर है दोनों ही सेल्स में। ये आती है हमारी गोल्जी अपरेटस, जो कि दोनों में ही होते हैं, ये भी कॉमन फैक्टर है। हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या करती हैं? सिग्नल पहुंचाती हैं, न्यूक्लियस का सिग्नल कहाँ पहुंचाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, इन सब के पास ये पहुंचाती है सिग्नल। कोई सा भी ऑर्गेनेलीज हो उसके पास ही सिग्नल पहुंचाती हैं। दोनों ही सेल्स में ये प्रेजेंट है, दोनों में ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। और चीज प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में, न्यूक्लियस तो होगा ही, न्यूक्लियस के बिना तो सेल बेकार है, तो न्यूक्लियस तो इनका मेन है, तो दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवलप है और न्यूक्लियोलॉइज है, क्रोमेटिन है। ये सेल स्ट्रक्चर है, दोनों के ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के ही सेम है। अब इनकी अलग चीज पर बात करते हैं कि इनकी अलग क्या है। साइटोप्लाज्म है और इसमें भी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो दोनों में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नाम दिया गया है, इस सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और
एक अंतर है बस इन दोनों में कि इसके पास सेल वॉल है प्लांट सेल के पास, जबकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये विदाउट सेल वॉल है। और यहाँ पर कोई फोल्डिंग नहीं दिखेगी आपको, ये सीधा है, स्ट्रेट है, यहाँ कोई फोल्डिंग नहीं है अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फोल्डिंग है अंदर की तरफ। तो ये क्या है, चेंजिंग है। ये क्या है, सीक्रेटरी वेसल्स, जो इसमें अंदर की हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। जब कोई भी वाटर या न्यूट्रिएंट जिसकी ज़रूरत होती है सेल को, वो हमारे सेल के पास आता है तब। तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम एक एक करके सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे। अब मेम्ब्रेन क्या होती है? द सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ ईच सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही सेल में प्रेजेंट होती है, अभी हमने देखा था पिछले डायग्राम में। सेल सरफेस जो होता है इसे हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों बोलते हैं, और ये आउटर लेयर होती है दोनों में। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन। ये थिन होती है, सबसे बहुत पतली होगी ये, और डेलिकेट यानी कि इलास्टिकली होगी, डेलिकेटेड मतलब थोड़ी हार्ड शेप में भी होगी लेकिन थिन होगी, बहुत पतली होगी, और सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन होगी, यानी कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर जाने देगी जो यूजफुल होंगी, और बैक्टीरिया या फिर कोई भी हार्मफुल कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर एंटर करना चाहेगी तो उसे नहीं आने देगी। सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन से इसीलिए बोला जाता है। ये 7 नैनोमीटर की इसकी जो थिकनेस होती है वो 7 नैनोमीटर की, क्योंकि ये थिन है इसीलिए इसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत कम होगी, 7 नैनोमीटर, बहुत छोटा 7 नैनोमीटर। 75% तो ये किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से, और जो एडिशन में इसके अंदर होता है वो होता है ये प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीस्क्राइड्स। तो ये इसके अंदर 3 चीज़ें तो एडिशन में है, और फॉस्फोलिपिड जो है वो 75% इसमें प्रेजेंट है। 1972 में निकोलसन ने फ्लूइड मोसेक मॉडल को सजेस्ट किया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडल है, फ्लूइड मोसेक मॉडल, ये उनका मॉडल है। और इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ये ऐसा रिंग चेन टाइप में जो पिंक पिंक को वाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं वो है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये कार्बोहाइड्रेट है। ये वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर ग्लाइकोलिपिड है। जो हमने क्लोरेस्ट्रॉल पढ़ा था ना, क्लोरेस्ट्रॉल, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एकदम अर्थवॉर्म की तरह यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये इंटरनल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन, और ये अल्फा हेक्सल प्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि इनके अंदर पूरे जो हमारा ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। पहला प्रोटीन तो इंटरनल प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, चैनल प्रोटीन हो गया, अल्फा हेक्सल प्रोटीन हो गया, जो इस तरह से ये रिंग ये जो जिगजैग मोशन में जा रहा है, ये अल्फा हेक्सल प्रोटीन है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ग्लोबुलर प्रोटीन की, वो है ये। तो इसमें बहुत 5 टाइप के जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये कितनी दोनों में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके फंक्शंस पर। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या क्या काम करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री और एग्जिट उन मटेरियल्स को करती है जो सेल के लिए अच्छे हैं, इसीलिए इसे सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराती है, जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जो कि सब्सटेंसेस को अपने सेल लेने में यूज़ करते हैं। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, सम सब्सटेंसेस, जो थोड़े बहुत सब्सटेंसेस जैसे कि CO2, O2 और बहुत सारी चीज़ें जो दोनों सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है वर्क करने के लिए, उनमें उनका ये क्या कराती है, मूवमेंट कराती है। डिफ्यूजन क्या है, उसका मूवमेंट, उन सब्सटेंसेस का मूवमेंट किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसकी प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ऑस्मोसिस क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें भी मूवमेंट हो रहा है लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है।
तो ये सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, CO2 और O2 लाइक गैसेस डिफ्यूज हो रही थी। तो गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा है। तो ऑस्मोसिस क्या करा रही है, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन करा रही है, जबकि डिफ्यूजन क्या करा रहा है, वो करा रहा है गैसेस लाइक जो भी चीज़ें होती हैं, एनर्जी, इन सब का एक्सचेंज करा रही है वो। जैसे डिफ्यूजन का डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब कोई मॉलिक्यूल जाते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये आप एक तरह से समझ लो CO2 जा रही है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि एकदम चिपकी हुई एक दूसरे से अटैच, ये CO2 है। अब इसे डिफ्यूज करा रही है ये, ताकि वो सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के पास जा सके। तो इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में, दोनों में डिफरेंस है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या करा रही है, ऑस्मोसिस का एक और काम है कि ये दोनों तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रखे। जैसे कि इसे हम मान लें सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स थे, तो ये क्या करेगी, उन्हें पास कराएगी यहाँ से। अब इसमें कुछ हो भी सकता है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, जो हमारे लिए ख़राब चीज़ें होती हैं उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट में एक्सीड कर देता है, जबकि कुछ जो हमारे अच्छी होती हैं उन्हें ले लेता है। तो ऐसे ही क्या कर रही है सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन, अच्छी चीज़ों को तो रख ले रही है, बाकी बाहर छोड़ दे रही है। तो ऑस्मोसिस में क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस ये कर रहा है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी सब्सटेंस जा रहा है वाटर लिपिड लाइक, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम कर रहा है, दोनों तरफ इक्वल टाइप के आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। यहाँ पर लोअर है तो यहाँ पर भी लोअर ही मिलेगा। आई थिंक आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel, and you can also follow us on Instagram and Facebook page, and the notes available on Telegram channel. Link is given below.